हेलो गाइस, वेलकम चैनल मैं सेल्वाशिश फ्रॉम मिर्जापुर। और गाइस अब अपन है नेक्स्ट वीडियो दैट इज मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, राइट। तो यार अभी तक अपन ने सब कुछ देख लिया जो भी रिक्वायर्ड था। क्या क्या देख लिया? टाइप ऑफ जॉइंट, आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, फिर कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, बर्सा, राइट, लिगामेंट्स एंड अदर एडिशनल सपोर्ट्स, राइट, एंड उसके बाद रिलेशंस देख लिए, ठीक है। अब अपन जो देखेंगे वो देखेंगे मूवमेंट्स और क्लिनिकल। देखो मैं इसीलिए इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 नंबर में आता है, ठीक है, लंका लग जाती है इसको पढ़ना एक तरफ, पूरी बुक पढ़ना एक तरफ। इतना इतना पावरफुल टॉपिक है ये, और इतना इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, इतना क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कैसे वो इस वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। ओके सो देखो, सबसे पहले यार मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट की अपन बात करें। देखो शोल्डर जॉइंट सीधी सी बात है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नहीं मैंने मूवमेंट्स लिखा है, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छे से लिखो यार, समझ नहीं आ रहा, अच्छे से लिख देते यार, ठीक है, राइट। तो ये मूवमेंट्स है ना। अब देखो होता क्या है, समझना मेरी बात। अरे यार देखो भाई, मेनली 7 तरह के मूवमेंट्स इस शोल्डर जॉइंट पे हो रहे, ठीक है ना। एक तो अपना फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, 2 मूवमेंट तो ये, ठीक है, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है, एंड मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। और पूरा का पूरा मूवमेंट करते हैं ना, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, पूरा ऐसे मूव करते हैं, तो इसे अपन कहते हैं सर्कमडक्शन। तो ये 7 मूवमेंट्स आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे आराम से देख सकते हो। कुछ लोग कह रही है तो वही मूवमेंट है जो आपने फर्स्ट वीडियो ऑफ जनरल एनाटॉमी के अंदर पढ़ाए थे, याद आ रहा है? ये वही वीडियो, ये वही सारे मूवमेंट्स है। मैंने आपको सब बताया था कैसे फ्लेक्शन हो रहा है, कैसे एक्सटेंशन हो रहा है, राइट। ये वही सारे मूवमेंट्स है। अब जिन लोगों को याद नहीं आ रहा उनके लिए एक बार अपन उसी वीडियो की 1-2 मिनट की क्लिप प्ले कर देंगे, जिससे आपको याद आ जाएंगे सारे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के मूवमेंट्स। ओके, तो क्लिप प्ले करते हैं अपन। शोल्डर जॉइंट पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो शोल्डर जॉइंट पे देखना, अब एक्चुअली क्या होता है, शोल्डर जॉइंट ऐसे वर्क करता है, अपना हाथ जो होता है ना वो थोड़ा मीडियल की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो बॉडी के एक्चुअली थोड़ा पास आता है, राइट, एंटीरियर एंड मीडियली। जबकि जो अपना एक्सटेंशन के टाइम पे हाथ पीछे जाता है और दूर जाता है, लेटरली जाता है, राइट। सो शोल्डर जॉइंट में दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। मैं आगे आ जाता हूँ। दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है। आगे मेरे पास है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ओके, दूसरा एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। देखो एडक्शन, एड, ADD, एडक्शन यानी टुगेदर, एड यानी टुगेदर। तो फॉर एग्जांपल मैं वापस राइट शोल्डर पे अपना काम करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया एडक्शन, एडक्शन यानी पास आना, ऐड होना। एबडक्शन, ABD, एबडक्ट करना होता है ना, एबडक्शन। सो दिस इज एबडक्शन, दूर जाना। एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, ABD, एबडक्शन, ADD, एडक्शन। आई मेरे पास समझ में? तो दिस इज एडक्शन, एबडक्शन, करेक्ट। एक है मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। देखना मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन को आप समझ सकते हो सेमी फ्लेक्स पोजीशन में। जैसे मान लो मैंने एल्बो जॉइंट पे सेमी फ्लेक्स पोजीशन कर दिया, सी। तो अगर ह्यूमेरस, ये ह्यूमेरस अगर मीडियली रोटेट कर रही है, राइट, तो दिस इज मीडियल रोटेशन। ह्यूमेरस अगर मीडियली रोटेट करी तो मीडियल रोटेशन, ठीक है। ऐसे रखा वापस हाथ, दिस इज लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। ये हाथ को ऐसे मत रखना, वो गलत समझ लोगे तुम लोग। हाथ को ऐसे रखो, ये ऐसे ऐसे करने में गड़बड़ हो जाती है। मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, करेक्ट। आई मेरी बात समझ में? ओके, ग्रेट। तो अब आपने देखा होगा कि कैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन हो रहा है, कैसे एबडक्शन, एडक्शन हो रहा है, कैसे मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन हो रहा है, ओके, कैसे सर्कमडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझना, देखो आपने एक चीज देखी, मैं वही चीज वापस यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। ये अपना इंसान है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुको, वापस अच्छे से एक डायग्राम बनाते। ठीक है, तो ये अपना एक इंसान है, ठीक है। तो ये अपना एक इंसान है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो अपना एक शोल्डर जॉइंट है, राइट। तो इस तरीके से अपना शोल्डर जॉइंट बना हुआ है, ठीक है। इसकी एक और कॉपी ले लेते। हाँ आंटी बाहर रख दीजिए, एक और कॉपी ले लेते, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप समझ रहे हो ना, एक इंसान है, ठीक है। तो आपने देखा होगा
सी दिस इज फ्लेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज एक्सटेंशन, राइट, एंड दिस इज एबडक्शन, ठीक है ना, एबडक्शन, एबडक्शन, और अगर उल्टा आ रहा है तो एडक्शन, समझो, पास आ रहा है तो एडक्शन। आई मेरी पसंद में, तो ये आपने मूवमेंट्स देखे, और साथ में आपने, चलो एक चीज आपको समझ में ये आ रही है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये सैजाइटल प्लेन में नहीं हो रहा, एक्चुअली स्कैपुला में हो रहा है। आपको मैंने याद आपको बताया था, स्कैपुला इस तरीके से नहीं है, स्कैपुला इस तरीके से, इस तरीके से है, इस तरीके से भी नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो स्कैपुला इज एट पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टेरोलैटरल, एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड होता है। तो ग्लिनॉइड कैविटी ऊपर की तरफ होती है, और इस तरीके से अपना ह्यूमरस का हेड आता है, ठीक है। यूं भी नहीं है, यूं भी नहीं है, यूं है, समझ गए, और यहाँ पे अपना शोल्डर जॉइंट आता है। तो ग्लिनॉइड कैविटी जो है, जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है, लैटरली है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड है, समझ में। तो इस तरीके से अपनी स्कैपुला रखी हुई है। अरे बाप रे, ऐसे दिखाना चाहिए था, तुमने कुछ देखा तो नहीं? देखा भी होगा तो ठीक है क्या हमारे पास दिखाने के लिए, मतलब है तो सही, मोबाइल में कुछ नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सैजाइटल प्लेन में नहीं हो रहा, स्कैपुला के प्लेन में हो रहा है, जिस प्लेन में स्कैपुला रखा हुआ है, करेक्ट, इस तरीके से रखा हुआ है स्कैपुला, इस तरीके से। तो ये हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन, एंड ये एबडक्शन, एंड ये एडक्शन। आगे मेरे पास समझे, ओके। अगर मिडल रोटेशन, लेटरल रोटेशन भी मैंने आपको बताया था, सी ये अपना है हाथ, ठीक है। अब देखो, अगर मीडियली रोटेट होगा तो ये हो गया मीडियल रोटेशन, और अगर इस तरीके से जाएगा तो ये हो गया लेटरल रोटेशन। आई मेरी बात समझ में? तो इतनी सी बात थी, करेक्ट। अब अपन एक एक करके मूवमेंट्स देखेंगे, कौन सी, देखो मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स में एग्जामिनर ये पूछता है कि कौन सी इसकी मसल्स है जो इस मूवमेंट को करा रही है, ये अपन को देखना है। तो वैसे मसल्स मेन मसल भी हो सकती है, एक्सेसरी भी मसल हो सकती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में एडिशनल मूवमेंट, लाइक एडिशनल सपोर्ट कौन दे रही है, एडिशनली कौन हेल्प कर रहा है इस मूवमेंट को होने के लिए, उससे अपन कहते हैं एक्सेसरी मसल, ठीक है ना। तो ये है अपना का पूरा चार्ट, ठीक है, जहाँ पे अपन सारे मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मिडल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। आई मेरे पसंद में, तो इसको अब समझते हैं, ध्यान से देखना, ओके। सबसे पहले यार फ्लेक्शन पे अपन बात करते हैं, ठीक है। फ्लेक्शन की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्शन देखो, फ्लेक्शन के लिए मसल को, हाथ को आगे आना है, मेरी बात आई समझे, हाथ ऐसे आएगा आगे, राइट, ऐसे ऐसे आगे आएगा, है ना। तो जो मसल आगे से आ रही है और ऊपर से आ रही है, भाई आगे से आएगी जो मसल, जो ऐसे जाके सीधा यहां आएगी, ऐसे जाके सीधा यहां आएगी, वो तो हाथ को यूं लाएगी, करेक्ट। जो आगे से आ रही है और ऊपर से आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो आगे से आ रही है और ऊपर से आ रही है, राइट, तो आगे से कैसे, अब देखो ध्यान से समझना, भाई ऊपर से आनी चाहिए और आगे से आनी चाहिए ना। तो यहां से मसल ऊपर से और आगे से आ रही है, तो कौन सी मसल आ रही है, सबसे एक जो मेजर मसल है वो है पेक्टोरलिस मेजर और उसके क्लेविकुलर फाइबर्स। देखो मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, पेक्टोरलिस मेजर उसके क्लेविकल फाइबर्स। देखो आप, अब ये मसल जो है वो क्लेविकल से, मैंने आपको बताया था, क्लेविकल के मीडियल 1/3 में जो एंटीरियर सरफेस है वहां से आकर के ह्यूमरस पे अटैच हो रही है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये हाथ को ऊपर की तरफ लाएगी, थोड़ा तो फ्लेक्शन स्टेट में हाथ जाएगा, राइट। एक डेल्टॉइड मसल के एंटीरियर फाइबर्स। अब डेल्टॉइड मसल देखो कैसे आती है, ये पूरा यहाँ पे एक सी सर्कल बनता है, ठीक है। तो ये एंटीरियर फाइबर्स, ये मिडल फाइबर्स, ये पोस्टीरियर फाइबर्स। आयरन मैन में भी देखा होगा, आयरन मैन ने भी ये लगा रखी थी डेल्टॉइड, ठीक है ना, आयरन मैन का जो सूट था उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एंटीरियर फाइबर्स। अब जो एंटीरियर फाइबर्स है वो आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो जब वो खींचेंगे तो हाथ आगे जाएगा। सो दिस इज फ्लेक्शन। एंड ऑफ कोर्स एक्सेसरी मसल्स की बात करें तो बाइसेप्स का शॉर्ट हेड और कोरेकोब्रैकियलिस। भाई सीधी सी बात है, डेल्टॉइड के नीचे ही है कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस से जो मसल है वो आ रही है अपनी आर्म में, तो जब वो भी स्ट्रेच होगी तो ऑफ कोर्स कोरेकॉइड प्रोसेस थोड़ा मीडियली साइड है, तो वो आगे की तरफ लाएगा, राइट, समझ ऐसे लाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सेसरी मसल्स। अगर एक्सटेंशन की बात करें तो ध्यान से समझना, वही जो डेल्टॉइड के जो एंटीरियर फाइबर फ्लेक्शन करा रहे थे वही उसके पोस्टीरियर फाइबर एक्सटेंशन कराएंगे। बेसिक लॉजिक है भाई, ऊपर से आ रहा है और पीछे से आ रहे हैं, जो फाइबर ऊपर से आएंगे पीछे से आएंगे वो एक्सटेंशन ही कराएंगे, समझ गए मेरी बात। तो ये हो गए पोस्टीरियर फाइबर्स। दूसरा है लेटिसिमस डोर्साई। लेटिसिमस डोर्साई पीछे पूरे बैक से आती है और यहां से आती हुई ह्यूमरस पर अटैच होती है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेच होगी तो हाथ अपने आप पीछे जाएगा, क्योंकि आही मसल पीछे से रही है,
है ना, तो अपने आप हाथ पीछे जाएगा, तो दैट इज एक्सटेंशन। उसके बाद ऑफकोर्स अगर उसकी बात करें एक्सेसरी मसल्स की, ठीक है ना, तो एक्सेसरी मसल्स में आता है ट्राइसेप्स और टीरीज मेजर, ठीक है। सीरीज में आता है ट्राइसेप्स पीछे से आ रही है, ठीक है, पीछे से थोड़ी इसका लॉन्ग हेड जो पीछे से आ रहा है पीछे की तरफ थोड़ा खींचती है, राइट। और टीरीज मेजर जो है, ठीक है, वो स्कैपुला के नीचे से थोड़ा, स्कैपुला से टीरीज मेजर स्कैपुला से आ रही है और आगे की तरफ आ रही है, तो पीछे से आगे की तरफ जो मसल आ रही है जैसे लैटिसिमस डोर्साई यही, वैसी टीरीज मेजर भी आ रही है, वो हाथ को पीछे लेगी। भाई इंटरट्यूबरकल सल्कस के अंदर लैटिसिमस डोर्साई है, पेक्टोरल्स मेजर है और टीरीज मेजर है, तो टीरीज मेजर और लैटिसिमस डोर्साई दोनों ही पीछे से आ रही है ना, तो वो एक्सटेंड ही करेगी। पेक्टोरल्स मेजर आगे से आ रही है, तो वो फ्लेक्शन कर रही है, करेक्ट, ओके, ग्रेट। उसके बाद एब्डक्शन। चलो एब्डक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्डक्शन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान से समझना। एब्डक्शन से दिस इज अवर एब्डक्शन, हाथ मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है, हाथ ऐसे 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 जा रहा है, दिस इज एब्डक्शन, राइट, ओके। एब्डक्शन मेनली 3 तरीके से हो रहा है, एक 0 to 15 डिग्री एक अलग मसल कर रही है, 15 to 90 डिग्री एक अलग मसल कर रही है, और 90 to 180 डिग्री एक अलग मसल कर रही है, करेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं अपन 0 to 15 डिग्री से, 0 to 15 डिग्री से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई एब्डक्शन के लिए सीधी सी बात है, जो मसल बिल्कुल सेंटर में है, जो एंटीरियर है, ऊपर से आ रही है और आगे की तरफ आ रही है, जैसे डेल्टॉइड एंटीरियरली आ रही है तो फ्लेक्शन कराएगी, आगे से पीछे की तरफ आ रही है एक्सटेंशन कराएगी। अब जो आगे से मिडल की तरफ जा रही है, जो फाइबर्स ऐसे जा रहे हैं, अब वो जब खींचेंगे तो वो अपने आप हाथ ऊपर जाएगा। आई मेरी पसंद में। तो भाई सुप्रास्पाइनेटस अभी मैंने आपको बताया था रिलेशंस के अंदर, रोटेटर कफ के अंदर भी आपको दिखाया था, सुप्रास्पाइनेटस सीधी ऊपर मसल है, ठीक है, तो उसके हाथ सीधा एब्डक्शन कराएंगे। तो सुप्रास्पाइनेटस 0 to 15 डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डक्शन का जो 0 to 15 डिग्री वाला पार्ट है उसको कौन मसल करवा रही है, वो करवा रही है सुप्रास्पाइनेटस, करेक्ट। अब देखो 15 to 90 डिग्री, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पावर ज्यादा चाहिए क्योंकि अब ग्रेविटी भी बढ़ रही है ना, हाथ को ज्यादा ऊपर होने को चाहिए, करेक्ट। तो 15 to 90 डिग्री में आप आती है डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स, डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्शन, डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंशन, डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स एब्डक्शन। सुप्रास्पाइनेटस थोड़ी कम पावरफुल है तो वो स्टार्टिंग में करा रही है, फिर डेल्टॉइड आगे कंटिन्यू कर लेता है। आई मेरे पसंद में। तो इस तरीके से डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स कराएंगे 15 to 90 डिग्री का अपना एब्डक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं 90 to 180 डिग्री की, करेक्ट। देखो 90 to 180 डिग्री में आप देखोगे अलग तरह की मसल है, सेरेटस एंटीरियर ट्रेपेजियस। क्या सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस ह्यूमेरस पे अटैच है भी? ह्यूमेरस पे कहीं सेरेटस एंटीरियर ट्रेपेजियस अटैच है? जब इस पर अटैच ही नहीं है तो इसको और ऊपर ले जाएगी कैसे? कैसे जाएगा हाथ ऊपर? भाई ये तो कर लिया मैंने 0 to 15 डिग्री, ये कर लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब कैसे 180 डिग्री ले जाऊंगा जब ह्यूमेरस अटैच, मसल अटैच ही नहीं है ह्यूमेरस पे? तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है स्कैपुलो ह्यूमेरल रिदम का। देखो हाथ को ऊपर जाने के लिए 2 तरीके, भाई एब्डक्शन करने का 2 तरीका, या तो ह्यूमेरस मूव करे या फिर स्कैपुला को ऊपर कर दो, राइट। ये स्कैपुला है, ठीक है, स्कैपुला इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है, राइट। अब मान लो यहाँ पे हेड कनेक्ट है, या तो हेड 0 to 15 डिग्री, अब हेड ऐसे, ठीक है, 0 to 15 डिग्री के अंदर सुप्रास्पाइनेटस, 90 डिग्री के अंदर डेल्टॉइड। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्कैपुला को ही मूव कर रहा हूं। आई मेरी पसंद में। देखो 0 to 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस, 15 to 90 डिग्री डेल्टॉइड, ठीक है। अब स्कैपुला ही मूव हो रही है तो हेड अपने आप ऊपर जाएगा धीरे धीरे। आई मेरी पसंद में। तो जो 90 to 180 डिग्री जो मूवमेंट है उसके अंदर स्कैपुला मूव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमेरस नहीं, स्कैपुला। ह्यूमेरस भी मूव हो रहा है पर ध्यान से सुनना, अब एक और लॉजिक देखना। देखो दिस इज स्कैपुला, इसका ये एंटीरियर, इसका एनाटॉमिकल पोजीशन है, राइट। अब सेरेटस एंटीरियर यहाँ नीचे वाले जो मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, मीडियल बॉर्डर पे अपने सेरेटस एंटीरियर अटैच है, ठीक है ना। अब वो कहाँ से आ रही है, रिब्स से आ रही है, राइट, वो रिब्स से आ रही है। तो जैसे सेरेटस एंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक्चुअली ये स्कैपुला ऑल लेटरली मूव करेगा, ऑल लेटरली, ठीक है। और ट्रेपेजियस जो है उसने स्कैपुला को ऊपर से पकड़ रखा है, तो जैसे ट्रेपेजियस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो एक्चुअली मूवमेंट इस तरीके से होता है, ऊपर की तरफ और लेटरली, राइट, ऊपर की तरफ और लेटरली। तो इसकी वजह से स्कैपुला ही मूव कर जाती है, करेक्ट। एंड इससे अपन कहते हैं कि 90 to 180 डिग्री होने के लिए स्कैपुला के अंदर मूवमेंट होना बहुत जरूरी है ना। और ये दोनों एक्शन इस तरीके से काम करते हैं कि स्कैपुला मूव करी, एंड इससे अपन कहते हैं स्कैपुलो ह्यूमेरल रिदम,
ठीक है। स्कैपुला ह्यूमरल रिदम क्या कहती है कि 1 डिग्री स्कैपुला मूवमेंट के लिए 2 डिग्री ह्यूमरल मूवमेंट होगा, या ऐसा कह लो 2 डिग्री ह्यूमरस का मूवमेंट होगा तो 1 डिग्री स्कैपुला का भी मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से एबडक्शन पॉसिबल है। तो स्कैपुला ह्यूमरल रिदम 1 डिग्री स्कैपुला एंड 2 डिग्री ह्यूमरस, ठीक है। एंड इसे अपन कहते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम, इसके बिना एबडक्शन पॉसिबल नहीं है। आई मेरी पसंद में, ठीक है। तो ये अपना जो 90 to 180 डिग्री है वो कराएगा सेरेटस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस मसल। ओके ग्रेट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एडक्शन की। एडक्शन सीधी सी बात है, जो मसल अब सीधा पीछे लाएगी। अब देखो मसल को ऊपर से जब मसल आ रही थी आगे से और ऊपर से तो फ्लेक्शन करा रही थी, ठीक है। आगे से और पीछे से वो एक्सटेंशन करा रही थी, और जो सीधा ऊपर आ रही है, सीधा ऊपर आ रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एबडक्शन। एडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सीधी मसल प्लेन आनी चाहिए, यहां से सीधी, ऊपर से नहीं आनी चाहिए, सीधी आगे से आनी चाहिए, तो वो करेगी एडक्शन। पीछे से भी आ रही है बट सीधी आनी चाहिए, समझे मेरी बात। सो दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज अवर ह्यूमरस, ठीक है। तो अगर मसल यूं आएगी सीधी, है ना, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सीधी सी बात है वो उसको क्या करेगी, एडक्शन ही कराएगी, है ना। अगर ऊपर से आ रही है तो फिर फ्लेक्शन कराएगी। आई मेरे पास में अब देखना एडक्शन के लिए क्या है, पेक्टोरल्स मेजर का जो क्लेविकुलर फाइबर्स थे वो ऊपर से आते थे तो फ्लेक्शन करा रहे थे, बट स्टर्नोकॉस्टल जो फाइबर्स है, ठीक है, वो अगर सीधा आके ह्यूमरस पे अटैच हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, एडक्शन। सो दिस इज अवर एडक्शन, करेक्ट। अब लेटिसिमल डोर्साई घूम के पीछे से आ रही है, बट देखा जाए तो ऊपर से नहीं आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट लेवल पे आ रही है, भाई यहां से आकर के यहां आ रही है, तो वो जब स्ट्रेच होती है तो वो एडक्शन कराती है, करेक्ट। तो ये हो गया अपना लेटिसिमल डोर्साई का एडक्शन, है ना। और एक्सेसरी मसल की बात करते हैं, टीजीज मेजर सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस मसल सीधी सीधी आगे जा रही है ना, सीधी सीधी स्कैपुला के जो कॉस्टल सरफेस है वहां से आ रही है, और कहाँ अटैच हो रही है, लेसर ट्यूबरकल पे, तो सीधी सी बात है सीधी जा रही है, ये क्या करेगी, एडक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से टीजीज मेजर भी पीछे से आ रही है, सीधी आ रही है, एडक्शन, करेक्ट। अब अपन बात करते हैं मिडल रोटेशन की। मिडल रोटेशन के लिए क्या है, वही वाली बात है, जो एडक्शन करा रही है वो मिडल रोटेशन भी करा सकती है अगर आगे से आ रही है तो। भाई एडक्शन आपने देखा, ठीक है, एडक्शन कौन कर रही थी, पेक्टोरल्स मेजर, है ना, तो मिडल रोटेशन में भी पेक्टोरल्स मेजर आ रही है, भाई आगे से आ रही है, सीधी है, तो अगर मैं हाथ को सेमी फ्लेक्स पोजीशन में रखूंगा, ठीक है, तो वही पेक्टोरल्स मेजर मिडली रोटेट कराएगी, ह्यूमरस को मिडली रोटेट कराएगी, है ना, ह्यूमरस को मिडली रोटेट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। और सेम सबस्कैपुलरिस भी सीधी जा रही है, मिडल रोटेट कराएगी, है ना। लैटरल रोटेशन में देखो क्या होगा, लैटरल रोटेशन के लिए सेमी फ्लेक्स पोजीशन में हाथ को पीछे करना है, तो जो हाथ यूं है वो यूं होना चाहिए, तो पीछे की जितनी भी मसल्स है, ठीक है ना, जो खींचेगी, तो देखो एक सेकेंड ना, ठीक है। अब आगे सबस्कैपुलरिस है, आपको याद है सबस्कैपुलरिस आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ है सुप्रास्पाइनेटस, और पीछे की तरफ क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, है ना, तो इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर। तो सबस्कैपुलरिस क्या करा रही है, मिडल रोटेशन, इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर क्या करा रही है, लैटरल रोटेशन। भाई सेम आगे से जैसे ये आ रही है सबस्कैपुलरिस, सेम पीछे से इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर आ रही है। रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट याद है ना, रोटेटर कफ, और ऊपर से क्या आ रहा है, सुप्रास्पाइनेटस, तो वो क्या कराता है, सुप्रास्पाइनेटस एब्डक्शन, करेक्ट, ठीक है। और लेटरल रोटेशन में डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स का भी अपना रोल रहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल है ये, ठीक है, तो ये करा देती है, ये लेटरल रोटेशन भी कराती है ना। और मिडल रोटेशन में मैंने आपको बता दिया टीरीज मेजर लेटिसिमल डोर्साई, ठीक है ना। मिडल रोटेशन के अंदर सबस्कैपुलरिस पेक्टोरल मेजर तो है ही, ठीक है, साथ में, क्योंकि लेटिसिमल डोर्साई आगे से आ रही है, टीरीज मेजर आगे से आ रही है, पीछे की मसल घूम के आगे से आ रही है, और इंटरट्यूबुकुलर सल्कस पे अटैच होती है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो मीडियली रोटेट कराती है हाथ को, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट्स याद हो जाएंगे। आई मेरी पसंद में हो जाएगा ना याद। कुछ लोगों का मुंह उतरा हुआ है यार, कुछ लोग कह रहे हैं यार मतलब सर यार माना आपने अच्छे से पढ़ाया, लेकिन सर आप अपने वाला स्टाइल लाओ ना, कि मतलब चीज़ें अपने आप याद हो जाए, ठीक है। भाई ये जो मैंने पढ़ाया ना इसी तरीके से सब पढ़ाते, पर जब ये छुपा दूंगा ना तुमको एक मसल दिमाग में नहीं आएगी, क्या फ्लेक्शन क्या एक्सटेंशन कौन सी, सब आपको लगेगा हाँ ये भी तो कर रही है, हाँ ये भी तो कर रही है, यही लफड़ा है। एंड इसी वजह से मैं पढ़ाता हूँ, मुझे इसलिए पढ़ाना का ज़्यादा इंटरेस्ट ये भी आता है कि मैं कॉन्सेप्ट तो देता हूँ, अब कैसे चीज़ों को याद रखना है वो भी देखो। अब आप इसको कितना ही घोल के पी लो, तुम्हारे में दम हो तो एग्जाम में लिख के आ जाना, ये तुम लिख ही नहीं पाओगे। मैं मेरे फर्स्ट ईयर में इतना याद करके जाता था, इसको मुझे याद ही नहीं आता था, वहाँ पे सारा एक्सटेंशन ऐसे ऐसे करता रहता था मुर्गी की तरह, और कुछ दिमाग में नहीं आता था, है ना। अब देखो
मैं याद कैसे करना है वो देखना, ध्यान से समझना। देखो 3 मेजर मसल है, 3 बड़ी बड़ी बिग बिग मसल है। देखो एक बात तो पहले मेरी सबसे पहले ये समझो कि ये जो एक्सेसरी मसल्स है, ठीक है ना, इनको अगर तुम नहीं भी लिखोगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। मेन मसल्स भी अगर याद कर ली ना तुम्हारा सारा काम हो गया। तो एक्सेसरी मसल्स को याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत अगर सर याद कर पा रहा हो तो क्या लिख के आ जाओ, नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं करना, करेक्ट। अब अपन बात करते हैं मेन मसल्स की। कंफ्यूज होंगे बेमतलब, जो थोड़ा बहुत मेन मसल है ना, थोड़ा बहुत 19-21 करके एक्सेसरी में लिख देने का, टीचर को लगना चाहिए ओ बढ़िया लिखा है, कुछ नहीं, यहाँ की मसल वहाँ कर देने की। मेन मसल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेसरी तो इस दुनिया में सब कुछ है, समझ लो। अब नंबर 1 आशीष है, बाकी सारे नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तो दुनिया में है ही, नंबर 1 की वैल्यू है, तो मेन मसल्स की अपनी वैल्यू है। अब ध्यान से देखना, 3 मेजर मसल्स है। पहला पेक्टोरलिस, ठीक है, पहला पेक्टोरलिस मेजर मसल, करेक्ट। दूसरा डेल्टॉइड, आपने देखा होगा डेल्टॉइड भी बहुत मेन मसल है ना, आई मेरी बात समझ में। तो दूसरा है अपना डेल्टॉइड, और तीसरा है क्या है, लेटिसिमस डॉर्साई। इट इज द ब्रॉडेस्ट मसल ऑफ बॉडी, ठीक है ना, लेटिसिमस डॉर्साई। 3 ये बड़ी बड़ी मसल है तो बहुत सारे मूवमेंट्स कराएगी, राइट। उसके बाद 4 मसल है जो डायरेक्टली अपने ह्यूमरस पा रही है, वही रोटेटर कफ वाली मसल, ठीक है ना। कौन कौन सी है वो, सबस्कैपुलरिस, राइट, आगे की तरफ सबस्कैपुलरिस, ठीक है, ऊपर की तरफ सुप्रास्पाइनेटस, है ना, ठीक है, ऊपर की तरफ सुप्रास्पाइनेटस, और तीसरा इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है, और चौथा टीरीस माइनर, ठीक है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीस माइनर, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो ये मसल्स है, ठीक है। अब ठीक है, इसको कभी भी आपको उल्टा सोचना शुरू करना पड़ेगा। आप सोचो मैं मूवमेंट करके देखूं, आइडिया लगा लूं कौन सी मसल हो रही है, नहीं आएगा। मसल याद रखो, मूवमेंट पकड़ में आएगा, करेक्ट। अब देखना पेक्टोरलिस में, ये मैंने आपको बता दिया, देखो ये 3 मेजर मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड एंड लेटिसिमस डॉर्साई। इसी को अपन देखते हैं एक बार, ठीक है। अब पेक्टोरलिस मेजर आगे से आ रही है, सीधी सी बात है, क्या करेगी, मिडल रोटेशन। भाई आगे से आ रही है तो मिडल रोटेशन ही करेगी, है ना। तो ध्यान से देखना, अभी आपको याद करा दूंगा, नहीं याद कराओ तो मेरा नाम बदल देना। तो आगे से आ रही है तो ये क्या करेगी, मिडल रोटेशन। अब आपने देखा होगा मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, आपको फील हुआ, मुझे चक्कर आया अभी, ठीक है। तो पेक्टोरलिस मेजर क्या कर रही है, मिडल रोटेशन, ठीक है। इस पेक्टोरलिस मेजर के 2 फाइबर्स है, ठीक है। पहला कौन सा, क्लेविकुलर फाइबर्स, और दूसरा स्टर्नोकॉस्टल फाइबर्स, राइट। अब देखना क्लेविकुलर फाइबर्स है, सीधी सी बात है भाई, क्लेविकुलर फाइबर है, क्लेविकुलर फाइबर ऊपर से आ रहे तो क्या कराएंगे, फ्लेक्शन, राइट। और स्टर्नोकॉस्टल बिल्कुल सीधे आ रहे, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे, तो एडक्शन कराएंगे, करेक्ट। इसी तरीके से डेल्टॉइड में 3 है, ठीक है, एंटीरियर फाइबर, मिडल फाइबर एंड पोस्टीरियर फाइबर, ठीक है। डेल्टॉइड में अपने क्या है, 3 फाइबर है, ठीक है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एंटीरियर फाइबर्स आगे की तरफ आ रहे, ऊपर से आगे की तरफ फ्लेक्शन, पोस्टीरियर फाइबर्स ऊपर से पीछे की तरफ एक्सटेंशन, मिडल फाइबर्स ऊपर से सीधा आ रहे, क्या करेंगे, एबडक्शन, खत्म। लेटिसिमस डॉर्साई, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, पीछे से आ रही है मसल, घूम करके आगे आ रही है, करेक्ट, ठीक है। एक तो क्या करेगी, पीछे हाथ ले जाएंगी, ठीक है, पीछे से आ रही है एक्सटेंशन, ठीक है, साथ में क्योंकि घूम के आ मिडल साइड से रही है, भाई आ पीछे से रही है बट आ मिडल साइड से रही है, तो मिडल रोटेशन, ठीक है, और घूम के आ यहां रही है तो क्या करेगी, एडक्शन। मिडल रोटेशन और एडक्शन वाली सेम सी मसल चलती है। डन, इतना आया, ओके। अब देखो सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीस माइनर, देखना सबस्कैपुलरिस आगे से आ रही है, राइट, आगे से सीधी आ रही है तो क्या कराएगी, मिडल रोटेशन, आगे से सीधी आ रही है, मिडल रोटेशन, करेक्ट, क्या कराएगी,
मीडियल रोटेशन। ओके, सुप्रास्पाइनेटस ऊपर से आ रही है, क्या कराएगी? एबडक्शन। पीछे से आ रही है इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर, क्या कराएगी? लैटरल रोटेशन। सबस्कैपुलरिस मीडियल रोटेशन, टीरीज माइनर इंफ्रास्पाइनेटस लैटरल रोटेशन, और ऊपर से आ रही है सुप्रास्पाइनेटस एबडक्शन, है ना। सबस्कैपुलरिस के साथ साथ, सबस्कैपुलर के साथ साथ टीरीज मेजर जो मसल है, ठीक है ना, वो भी पीछे से आगे की तरफ आ रही है, वो भी क्या कराती है? मीडियल रोटेशन कराती है। करेक्ट हो गया, इतना सा तो है। अब देखो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। ये देखो सुप्रास्पाइनेटस जो एबडक्शन करा रही है वो कितना कराती है? 0 to 15 डिग्री। करेक्ट। और जो एबडक्शन डेल्टॉइड के मिडल फाइबर्स करा रहे हैं वो कितना कराते हैं? 15 to 90 डिग्री। अब एक क्या चीज रह गई? 90 to 180 डिग्री। वो कौन सी मसल कराएगी? सेरेटस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस, जो मसल स्कैपुला को मूव करती है। अब बताओ, अब हारता? सर बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा, एक लेवल और आसान करते। ठीक है, अब तुम आंसर दोगे, अब देखते जाना, अब कला देखना। ठीक है, सीधी सी बात है। 3 मेजर मसल है जिनको अपन को याद रखना है। ठीक है, एक पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है ना, पेक्टोरलिस मेजर, दूसरा लैटिसिमस डॉर्साई। ये दोनों बहुत, ये 3 बहुत बड़ी मसल्स है, लैटिसिमस डॉर्साई और डेल्टॉइड। ठीक है, और ये 3 मसल आ गई, और छोटी छोटी 4 मसल, ठीक है ना, वो सिट्स मसल, रोटेटर कफ की मसल है, सबस्कैपुलरिस, ठीक है, और सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर। करेक्ट। अब देखो, अब एक और ट्रिक देखना ध्यान से, अब और ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये इतना तो आपको याद हो गया होगा। 3 मेजर मसल है, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डॉर्साई और डेल्टॉइड, और 4 रोटेटर कफ की मसल है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रा, इंफ्रा एंड टीरीज माइनर। करेक्ट। अब देखो, क्योंकि ये इतनी बड़ी मसल है, क्या? क्योंकि ये इतनी बड़ी मसल है, इसलिए दोनों में से एक मूवमेंट तो हमेशा कराएगी। किन दोनों में से एक मूवमेंट? फ्लेक्शन एक्सटेंशन में से एक मूवमेंट ये कराएगी, एबडक्शन या एडक्शन में से एक मूवमेंट ये कराएगी, मीडियल रोटेशन या लैटरल रोटेशन में से एक मूवमेंट कराएगी। अब तुम फटाक से बताना, पेक्टोरलिस मेजर आगे से आ रही है, क्या करेगी? फ्लेक्शन की एक्सटेंशन? फ्लेक्शन। पीछे तो है ही नहीं ना। एबडक्शन की एडक्शन आगे से आ रही है, एडक्शन, ठीक है, एडक्शन। मीडियल रोटेशन की लैटरल रोटेशन, ऑफ कोर्स मीडियल, पीछे है ही नहीं, लैटरल कहां से कराएगी? मीडियल रोटेशन। लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है, पीछे से घूम करके ऐसे आ रही है, इमेज दिमाग में होनी चाहिए, पीछे से घूम करके ऐसे आ रही है, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी अगर नहीं पढ़ी तो देखने का, मतलब देखने का क्या, देखना है तुम्हें, ठीक है ना। ठीक है, तो लैटिसिमस डॉर्साई पीछे से घूम के आ रही है, क्या करेगी? फ्लेक्शन की एक्सटेंशन, आ ही पीछे से रही है, एक्सटेंशन। एबडक्शन की एडक्शन, घूम करके आ तो खींचेगी तो यूं ही, क्योंकि घूम करके आगे से आकर के यहां अटैच हो रही है, पीछे से आके आगे से आकर के यहां अटैच हो रही है, तो मीडियल रोटेशन, सॉरी एडक्शन। और मीडियल रोटेशन की लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन। करेक्ट। ओके, डेल्टॉइड, डेल्टॉइड के अंदर ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। एंटीरियर फाइबर्स आगे की तरफ है, फ्लेक्शन। मिडल फाइबर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, क्या करेंगे? एबडक्शन। पोस्टीरियर फाइबर्स पीछे से जा रहे, क्या करेंगे? एक्सटेंशन। खत्म। सबस्कैपुलरिस आगे से आ रही है, ठीक है, सीधी आ रही है, क्या करेगी? मिडल रोटेशन। इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर, लैटरल रोटेशन। सुप्रास्पाइनेटस ऊपर से आ रहा है, एबडक्शन। करेक्ट। थोड़ी और डिटेलिंग देनी हो तो सबस्कैपुलरिस के साथ साथ टीरीज मेजर मसल भी मिडल रोटेशन करा रही है, ठीक है। साथ में डेल्टॉइड जो एबडक्शन कराता है वो होता है 15 to 90 डिग्री, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस कितना? 0 to 15 डिग्री। एक रह गया, कौन? 90 to 180 डिग्री, सेरेटस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस मसल। खत्म कहानी। अब बताओ क्या डिफिकल्ट था, बताओ। 7 मसल्स है और ये आपको सारी की सारी मसल्स याद हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ, अब गलत करके दिखा दो। मैं पढ़ा रहा हूं ना, तुम तो फेल होके दिखा दो। मैं तो लोगों को चैलेंज देता हूँ, इंटरेस्ट ना है तो बताओ ना। मैं हमेशा से ये मानता हूँ बच्चे की गलती कभी है ही नहीं, टीचर को समझ में आना चाहिए। कुछ अच्छे टीचर्स होंगे वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दे देंगे, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट देना चाहिए। जिनको खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा वो ऐसे ही रटवा देंगे। मैं वो इंसान हूँ जो स्टूडेंट भी हूँ तो तुम्हें फील कर सकता हूँ, और कॉन्सेप्ट तो नाम ही गोल्ड स्टैंडर्ड है मेरा, ठीक है ना।
तो कॉन्सेप्ट तो एक नंबर, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो कि एनाटॉमी हो, इस चैनल से सारी चीज़ें तुम्हें एक नंबर मिलेगी। करेक्ट। अब आई थिंक तुम कॉन्फिडेंट हो यार, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कैसा लग रहा है यार, ठीक है, ज़रूर लिखना मुझे, ठीक है, तभी मुझे मज़ा आएगा, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो आ गई ना मतलब मोटी मोटी बात समझ में। देखो अब आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये एक रफ में बना देने का कहीं पे, ठीक है ना। अब आप डायरेक्टली लिख देने का कि फ्लेक्शन कौन कराएगा, पेक्टोरल्स मेजर और डेल्टॉइड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक्सटेंशन कौन कराएगा, लेटिसिमस डोर्साई और डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स, ठीक है, और ये सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। एब्डक्शन कौन कराएगा, सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, सेरेटस एंटीरियर ट्रेपेजियस और मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। समझ गए। तो अब आप इस तरीके से पूरा का पूरा बना सकते हो, जो मैंने अभी दिखाया था ना पूरा का पूरा चार्ट, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल पे, ठीक है, लास्ट टॉपिक शोल्डर जॉइंट का, दैट इज क्लिनिकल ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है ना। देखो इसके क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट, दैट इज डिसलोकेशन, एंड दिस डिसलोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन यू विल एवर फाइंड इन योर ह्यूमन बॉडी। शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन बहुत कॉमन है, करेक्ट। अब देखो होता क्या है भाई, हेड है भाई, सीधी सी बात है, आपको पहले से ये बात तो पता थी कि वैसे शोल्डर जॉइंट एक काफ़ी मोबाइल है एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, तो काफ़ी इनस्टेबल जॉइंट है। उसको लेकर के भी कुछ सपोर्ट्स है, कुछ लिगामेंट्स है जो बचा रहे। बट आपने एक चीज़ देखी कि एक इन्फीरियर के अंदर इन्फीरियरली कोई अच्छा सपोर्ट है ही नहीं। जो रोटेटर कफ है वो भी सुपीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर कवर कर रहा है, इन्फीरियर नहीं कर रहा, करेक्ट। जो कोरिकोएक्रोमियल आर्च है वो भी ऊपर की तरफ है, लिगामेंट्स है वो भी ऊपर की तरफ है। तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, बताओ। सीधी सी बात है, इन्फीरियर डिसलोकेशन होना चाहिए। तो इन्फीरियर डिसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्यों है, ध्यान से समझना। ये बात जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे समझ नहीं आई थी, मुझे एक्चुअली किसी ने इतना अच्छे से समझाया नहीं था, ठीक है। तो मैं हमेशा सोचता रहता था, आंसर कुछ और होता था, आंसर इसका होता था एंटेरो इन्फीरियर या फिर एंटीरियर कहते थे, या तो उसको एंटीरियर कह लो, ठीक है, या एंटेरो इन्फीरियर कह लो, ठीक है। बट ये कभी नहीं कहते थे, ये तो बिल्कुल ही गलत मानते थे लोग, ठीक है। तो मेरे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों, तो अब समझेंगे अपन ऐसा क्यों, करेक्ट। सबसे पहला ठीक है, तो सबसे पहला डिसलोकेशन, ठीक है ना। तो डिसलोकेशन में मैंने आपको बताया सबसे कॉमन डिसलोकेशन है एंटेरो इन्फीरियर, और क्यों है समझना भाई। सीधी सी बात है, इन्फीरियरली ये शोल्डर जॉइंट वीक है, तो एनाटॉमिकली इन्फीरियर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन, करेक्ट। बट होता क्या है, जैसे अपना हेड ऑफ ह्यूमरस नीचे जाता है, जैसे अपना हेड ऑफ ह्यूमरस नीचे चले गया है ना भाई। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं कैसे बताऊँ यार। देखो ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये शोल्डर जो है ये हेड है, ठीक है। ये 0 to 15 डिग्री एबडक्शन है, 15 to 90 डिग्री। अब जैसे मैं और ऊपर ले जाऊंगा तो देख रहा हूँ मेरा हेड नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हेड बाहर निकल जाता है किसी ना किसी वे में, या फिर किसी ने हाथ खींच दिया नीचे से बाहर निकल गया, ऐसे बाहर निकल गया, ओवरहेड एबडक्शन की वजह से निकल गया। तो डिसलोकेशन तो इन्फीरियर हो रहा है, बट क्योंकि शोल्डर जॉइंट के जो मीडियल रोटेटर्स है और जो फ्लेक्सर्स है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द बैक मसल्स की लैटरल रोटेटर्स, एक्सटेंसर्स। इस कारण से जब भी ह्यूमरस बाहर निकलता है, डिसलोकेट होता है इन्फीरियरली, तो क्योंकि फ्लेक्सर्स बहुत पावरफुल है, मीडियल रोटेटर्स बहुत पावरफुल है, तो अपने आप ह्यूमरस एडक्ट कर जाता है और थोड़ा सा यूं हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है और आगे की तरफ आ जाता है। तो आप देखोगे शोल्डर जॉइंट का पेशेंट ऐसा आता है। देखो डिसलोकेशन क्या आता भाई, मैं यूं बैठा हूँ, यूं होना था बट यूं होता नहीं है, यूं होना था बट वो एडक्ट हो जाता है क्योंकि मिडल रोटेटर्स है, ठीक है, और थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है, आगे की तरफ। तो इस तरीके से शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन का पेशेंट आ जाता है, समझ गए। थोड़ा सा एकदम इस तरीके से नहीं आता बट आपको महसूस हो जाएगा, क्योंकि मैं यार मेरे पास वो पूरा यूट्यूब सेटअप तो है नहीं, गरीब आदमी हूँ मैं, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ वैसे समझाने की। देखो मैं अभी आपको हेलो ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा। सी देखो ये आपकी शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल शोल्डर जॉइंट है। अब देखो जैसे ही ये ह्यूमरस आगे की तरफ आया तो जो ह्यूमरस का हेड सब एक्रोमियन था अब वो सब कोरिकोइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कोरिकोइड। तो हेड ऑफ ह्यूमरस अब सब कोरिकोइड हो गया। ये इसका एक्सरे देखो, ये नॉर्मल है और ये एंटीरियर डिसलोकेशन। देखो इसको कहते भी बहुत जगह एंटीरियर डिसलोकेशन ही है, इन्फीरियर तो कोई कहता ही नहीं है। या तो एंटीरियो इन्फीरियर कहो
ये एंटीरियर को, इन्फीरियर गलत है क्योंकि डिसलोकेशन एनाटॉमिकली हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी आंखों के सामने मुझे क्या दिख रहा है कि पेशेंट का हाथ आगे की तरफ आया है, एक्चुअली वो इन्फीरियर होके आगे आया है क्योंकि वो मसल्स पावरफुल है, बट दिखने में क्या आता है कि एंटीरियर डिसलोकेशन है, एंटीरो इन्फीरियर डिसलोकेशन है, करेक्ट। ओके, तो ये आप देख सकते हो, देखो ये इस तरीके से पेशेंट होगा, तो यहाँ देखो ये डिसलोकेशन हुआ, एक्चुअली हाथ नीचे की तरफ चले गया, तो आप देख सकते हो एक्रोमिन प्रोसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, है ना, और ये आगे की तरफ आ जाता है। दिस इज द पेशेंट, दिस इज द एंटीरो इन्फीरियर डिसलोकेशन। आई मेरे पास समझ में, करेक्ट। ओके, एक मिनट यार, ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, अब देखते हैं सेकंड, दैट इज शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन, अब ध्यान से समझना, शोल्डर टिप पेन में क्या हो रहा है भाई, देखो क्या हो रहा है, स्पाइनल सेगमेंट से, ठीक है, तो जैसे C3, C4, C5 ऐसे ऐसे करके सेगमेंट से, तो यहाँ से अपनी नर्व्स आ रही है, राइट, और वो नर्व फ्रेनिक नर्व है, ठीक है, और इन्हीं से नर्व निकलती है सुप्राक्लेविकुलर नर्व, सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स, ठीक है। अब देखो होता है कि ये फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को, किसको, डायफ्राम को, और ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व शोल्डर, जो शोल्डर जॉइंट है उसके ऊपर की जो स्किन है ना, तो स्किन ऑफ अपर, स्किन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है, तो ये उसको सप्लाई करती है। तो अब होता क्या है, जैसे कभी भी डायफ्राम इरिटेट होता है, ठीक है ना, तो होता क्या है भाई, इंपल्स यूं जाती है, ठीक है, और ब्रेन तक जा रही है, बट ब्रेन को क्या फील होता है कि इंपल्स आ रही है शोल्डर जॉइंट से, जो स्किन का अपर सरफेस है वहां से इंपल्स आ रही है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेफर्ड पेन। क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन। ये रेफर्ड पेन शोल्डर जॉइंट में नहीं, बॉडी के बहुत जगह पे होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप लोगों को पता होगा, क्या कि हार्ट अटैक जो आने वाला था उसका पेन कहीं इस रीजन में होता है, इस रीजन में होता है, इस रीजन में, तो ये रेफर्ड पेन है। फिर वो पेन जाते 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 मिडिल फिंगर तक जाता है ना, लेफ्ट आर्म की बॉर्डर पे जाता है, ये सबका लॉजिक्स है ना, तो इसे अपन कहते हैं रेफर्ड पेन, है ना। तो यहाँ पे जो रेफर्ड पेन हो रहा है वो शोल्डर पे हो रहा है, इसे अपन कहते हैं शोल्डर टिप पेन। क्या कहते हैं, शोल्डर टिप पेन। तो अगर शोल्डर टिप पेन हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि शोल्डर का इशू है, इसका मतलब है डायफ्राम इरिटेट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो अपन मैं एब्डोमेन पेल्विस में पढ़ाऊंगा। डायफ्राम किसी भी कारण से इरिटेट हो रहा है एंड क्योंकि कॉमन नर्व सप्लाई है बिटवीन फ्रेनिक नर्व एंड सुप्राक्लेविकुलर नर्व, सो इट इज रेफर्ड टू द शोल्डर एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड शोल्डर टिप पेन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शोल्डर टिप पेन। तो ना पेशेंट को ऐसा लगता है यहाँ कहीं दर्द हो रहा है ना, करेक्ट। तीसरा है अपना फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर, देखो फ्रोजन शोल्डर में क्या हो रहा है कि आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन चिपक गई है। साइनोवियल मेम्ब्रेन चिपकने की वजह से अब आप जब भी शोल्डर मूव कर रहे हो ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, तो शोल्डर के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, वो मूव ही नहीं हो रहा, और जबरदस्ती मूव करोगे तो पेन होगा। तो इंसान क्या करता है, ऐसे हाथ हिलाता ही नहीं है, बस शोल्डर को ऐसे पड़ा रहने देता है, कुछ नहीं करता, आराम से बस पड़ा रहता है। क्योंकि ये पड़ा रहता है इसलिए इसका नाम पड़ा फ्रोजन शोल्डर। इट इज ड्यू टू एडहेरेंस ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, करेक्ट। अगला स्पेंगल शोल्डर। स्पेंगल शोल्डर क्या है, जिसके अंदर शोल्डर जॉइंट, एक शोल्डर जॉइंट ऊपर की तरफ है। बेसिकली शोल्डर जॉइंट किसके बीच में बन रहा है, स्कैपुला एंड ह्यूमरस। तो एक्चुअली अगर स्कैपुला ऊपर की तरफ होगी तो शोल्डर जॉइंट अपने आप ऊपर की तरफ होगा। तो अगर किसी के अंदर जेनेटिकली स्कैपुला ऊपर है, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं स्पेंगल्स शोल्डर, ठीक है। सी दिस इज, आप देख सकते हो, तो दिस इज अवर स्पेंगल शोल्डर, ये ऊपर की तरफ है, जबकि नॉर्मल पोजीशन इसकी ये है। समझ गए मेरी बात। तो ये जो है ये स्पेंगल शोल्डर है। आपको याद है ना अपना जो स्कैपुला है वो कौन से रिब से लेके कौन से रिब तक है, सेकेंड रिब से लेकर के 7th रिब तक है। तो बेसिकली इसमें ऊपर की तरफ है, तो कुछ फर्स्ट रिब या उससे भी ऊपर रहता होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेंगल शोल्डर। ओके, 5th, ठीक है, शोल्डर जॉइंट डिसीज। देखो शोल्डर जॉइंट की डिसीजेज भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर शोल्डर जॉइंट की डिसीज को मुझे एक्सक्लूड करना है, भाई मुझे ऐसा मानना है कि मान लो शोल्डर जॉइंट की डिसीज नहीं है, तो मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूँ, कैसे जस्टिफाई करूँगा। अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर लेकर के जोड़ रहा हूँ, अपने हाथ को ऊपर लेकर के जोड़ रहा हूँ, है ना, ऊपर लेकर के इस तरीके से जोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं ये कर पा रहा हूँ इसका मतलब शोल्डर जॉइंट की डिसीज नहीं है। मेनली ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट की अगर डिसीज होगी तो एक्सिलरी नर्व
डैमेज होगी, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी डेल्टॉइड। अब एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होगी तो डेल्टॉइड मसल भी इन्वॉल्व होगी, और अगर डेल्टॉइड मसल इन्वॉल्व होगी तो आप इतना अच्छे से एब्डक्शन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेल्टॉइड मसल 15 to 90 डिग्री करा रही है, तो इतने अच्छे से एब्डक्शन कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आप इतने अच्छे से कर रहे हो तो ऐसा माना जाता है कि शोल्डर जॉइंट की डिसीज नहीं है, कुछ और पैथोलॉजी है। ओके, 6th अप्रोच टू शोल्डर जॉइंट। भाई अगर मान लो कुछ शोल्डर जॉइंट के अंदर कोई दिक्कत है और अपन को कोई मान लो एस्पिरेट करना है कुछ फ्लूइड, है ना, तो अपन कैसे अप्रोच करते हैं शोल्डर जॉइंट को? हमेशा अप्रोच जैसे मान लो फ्रंट से किया जाता है, राइट, फ्रंट से किया जाता है। फ्रंट में भी कहाँ से? डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल से। अब डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल क्या होता है? डेल्टॉइड मसल और पेक्टोरलिस मेजर और क्लेविकल, इनके बीच में ट्रायंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल। ठीक है, अब वहाँ से वहाँ से अपन नीडल डालते हैं एक्रोमेन प्रोसेस के नीचे, इस तरीके से नीडल डालते हैं, लेटरली जाती है, डाउनवर्ड जाती है, एंड शोल्डर जॉइंट को एस्पिरेट किया जाता है। डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल में भी आपको कुछ आने वाली 2-3 वीडियोस के बाद भी पढ़ाने वाला हूँ ना, इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। ओके, सो दीज आर दी क्लिनिकल टू दी शोल्डर जॉइंट। ठीक है ना, आपको आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना, सारे मैंने आपको चीज़ें समझा दी, करेक्ट, सब चीज़ आ गई। इनफैक्ट अगर अपन देखें, अब अपना पूरा शोल्डर जॉइंट हो गया, सारी की सारी चीज़ें आ गई। देखो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ जॉइंट रिलेशंस, मूवमेंट्स, रेंजेस, ठीक है, मसल प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, अप्लाइड, एब्डक्शन। एब्डक्शन पे तो अलग से क्वेश्चन आता है कि कैसे। अच्छा, एब्डक्शन पे एक और बात समझना, देखो मैंने आपको क्या बताया था, 0 to 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस करता है ना, करेक्ट। अब मान लो 0 to 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस कर रहा है ना, अब मान लो सुप्रास्पाइनेटस किसी भी वे में पैरालाइज हो गया या इंजरी हो गई उसको, ठीक है ना, तो पेशेंट एक्चुअली क्या करता है, ध्यान से समझना। अगर मान लो मैं टेढ़ा हो जाऊँ, क्या हो जाऊँगा, टेढ़ा, ठीक है, तो मैं टेढ़ा हो जाऊँगा तो मेरा हाथ अपने आप लटक जाएगा। ठीक है, मैंने एक्चुअली कुर्सी पे बैठा हूँ, अगर आप खड़े होकर करके देखो, आप खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, अच्छे से खड़े हो जाओ, और फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, तो आप देखो कि हाथ अपने आप लटक गया। अगर हाथ लटक रहा है, इसका मतलब ये 15 डिग्री तो ऑलरेडी एब्डक्शन कर चुका है। अब यहाँ से डेल्टॉइड मसल अपना रोल प्ले करके हाथ को ऊपर ले जाती है। आई मेरी बात समझ में? तो अगर किसी की सुप्रास्पाइनेटस मसल में इंजरी हो गई किसी भी रीजन से, तो वो इंसान ऐसे एब्डक्शन करता है, पहले हाथ को लटकाता है, वो डॉक्टर को ऐसे बताता भी है कि मैं ऐसे करके ऐसे, फिर ऊपर उठा लेता है हाथ, क्योंकि डेल्टॉइड सही है, सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल सही है। सुप्रास्पाइनेटस में दिक्कत है तो वो पहले हाथ खुद टेढ़ा होता है, फिर मसल फिर अपने आप हाथ लटक जाएगा, तो वो डिग्री का एंगल बन जाता है, और फिर वहाँ से हाथ ऊपर उठा लेता है। ओके, तो एब्डक्शन पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टीरियल नर्व सप्लाई पे क्वेश्चन आता है, बोनी कंपोनेंट्स क्या है इसके, सब आता है। लिगामेंट्स कौन सी स्टेबिलिटी दे रहे, सारे लिगामेंट्स मैंने आपको बताया था। कैप्सूल पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार क्वेश्चन में रखा है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें शोल्डर जॉइंट या ब्रेकियल प्लेक्सस में से क्वेश्चन ना है, या तो पूरा शोल्डर जॉइंट 20 मार्क में आएगा, या 5 मार्क का कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से। डन, करेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो जो चीज़ें हो गई है वो मैं ऑलरेडी मार्क करता जा रहा हूँ, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना प्लीज़। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पर अब मैं बार बार रिक्वेस्ट ना करूँ क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे भी लिख करके रखना पड़ता है कि रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। लाइक तो करना ही करना है, कमेंट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शेयर करोगे तो पप्पी मेरी तरफ से, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।